हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सबका जोरदार स्वागत है, धमाकेदार स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंसेफ्लाइटिस। तो आइए जानते हैं इंसेफ्लाइटिस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है इसकी। इन्फ्लामेशन इन ब्रेन, मस्तिष्क में सूजन हो जाना इंसेफ्लाइटिस कहलाता है। जो हमारी ब्रेन की टिश्यूज होती हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाने के कारण वहां पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। जो हमारा सेरेब्रम है या सेरेब्लम है, ब्रेन स्टेम होती है, ब्रेन की पैरेन्काइमा होती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहां पे इंसेफ्लाइटिस कॉज हो जाता है। लेकिन इसके कॉज होने की क्या क्या कारण हो सकते हैं? दो तरह के कारण हो सकते हैं। पहला, अगर आपको कोई ट्रॉमा या इंजरी हो गई हो जिसकी वजह से ब्रेन का जो स्कल है उसमें इंजरी हुई हो, जिससे मेनिंजेस इफेक्टेड हुई हो, तो वहां पे इन्फेक्शन होने के कारण इन्फ्लामेशन हो जाना चांसेस रहते हैं हो जाने के। दूसरा, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, इसकी वजह से भी इंसेफ्लाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि जो वायरल इन्फेक्शन में जो वायरस है कि अरबो वायरस है या हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, इसके कारण इंसेफ्लाइटिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए कोई, तो भी इंसेफ्लाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीजल्स, चिकन पॉक्स या अदर कोई इन्फेक्शन हुआ हो बॉडी में, तो इसके वजह से भी इंसेफ्लाइटिस कॉज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आइए अब जानते हैं कि इंसेफ्लाइटिस अगर हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम्स बॉडी में अपीयर होते हैं। सबसे पहले फीवर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है ब्रेन में तो बॉडी में फीवर आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर आएगा। फीवर है तो उसकी वजह से हेडेक भी होगा, क्योंकि ब्रेन में ही इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो हेडेक होने के चांसेस रहेंगे। इसके साथ साथ नोजिया एंड वोमिटिंग भी होने के चांसेस रहेंगे। पर्सन में सीजर्स आते हैं, क्योंकि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ब्रेन का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा तो सीजर्स आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा पर्सन में स्टूपर एंड कोमा, स्टूपर नेचर का हो जाता है पर्सन। स्टूपर नेचर मतलब कि मूर्ति तरीके हो जाता है आदमी, ना ज़्यादा बोलता है ना ज़्यादा हंसता है, शांत शांत रहता है, एक जगह बैठा है तो बैठा ही रहेगा, खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा। या और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने पर उसको कोमा में जाने के भी चांसेस रहते हैं। पर्सन में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमने कहा ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, तो पर्सन में कंफ्यूजन होने के भी चांस रहते हैं। उसको कंफ्यूजन होता है और डिसओरिएंटेशन में आता जाता रहता है। इसके अलावा जो नेक होती है उसमें स्टिफनेस हो जाती है, क्योंकि हमारी मेनिंजेस है उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, वो भी डिस्टर्ब हो रही है, तो हमारी नेक है उसमें स्टिफनेस होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है? जो पर्सन होता है उसको लाइट से जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, लाइट के प्रति उसे लाइट से इरिटेशन होने लगती है, तो वो से फोटोफोबिया हो जाता है। इसके साथ साथ इरिटेबिलिटी, क्योंकि मैंने बताया पर्सन का बीमार है, फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है, तो इससे वो इरिटेशन की कंडीशन में जाता है, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता है। पुअर एपेटाइट, क्योंकि वो उसकी जो एपेटाइट है उसको भूख नहीं लगती है, वो कमजोर होने लगता है, उसके अंदर वीकनेस आने लगती है। इसके साथ साथ डिस्फेजिया क्या होता है? उसकी जो स्पीच है, बोलने की जो क्षमता है वो गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा है और उसका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से उसके अंदर डिस्फेजिया यानी बोलने में भी दिक्कत हो जाती है। इसके साथ साथ उसका आईसीपी इंक्रीज होता है। आईसीपी क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रेन में इन्फेक्शन हो रहा है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, जैसे मैंने बताया, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो हमने पीछे कारण पढ़े हैं कि कौन कौन से कारण की वजह से हो सकता है, या तो उन कॉजेस में से कोई भी कॉज हो, चाहे वो वायरस बैक्टीरिया की वजह से हो, चाहे वो किसी ट्रॉमा की वजह से हो। जब वो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है तो वह हमारे ब्लड में पहुंचेगा। वायरेमिया का मतलब ही होता है कि वायरस का ब्लड में होना, तो या किसी बैक्टीरिया का ब्लड के थ्रू
सर्कुलेट होता है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। ब्रेन में हमारी जो ब्रेन कैपिलरीज होती है, जो हमारी जो कैपिलरीज होती है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, जिसे हम सेरिब्रल कैपिलरीज कहते हैं, उनके थ्रू वह ब्रेन में पहुंचेगा। ठीक, उसके बाद वो जब वहाँ पहुंचेगा तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करेगा तो वहाँ जो हमारे ब्रेन के आसपास की जो मेनिंजेस है उसमें इन्फ्लामेशन होगा। हमारा जो सेरेब्रम है या सेरेब्रम है, ब्रेन स्टेम है, उन सब जगह में इन्फेक्शन होने की वजह से जो वहाँ की टिश्यूज होती हैं वो अफेक्ट करती हैं, जिससे वहाँ इन्फ्लामेशन कॉज होता है, जिससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वह अफेक्टेड होता है, वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जो वहाँ की टिश्यूज इफेक्ट हुई, वहाँ इन्फ्लामेशन कॉज हुआ, तो वही इंसेफ्लाइटिस होता है। ठीक, यानी कि एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जब वायरस, बैक्टीरिया या कोई अदर कारण से हमारे ब्लड में पहुंचता है, ब्लड के थ्रू वो ब्रेन में पहुंचेगा, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उसके थ्रू। कैपिलरीज से पहुंचने के बाद वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसकी वजह से वहाँ के जो टिश्यूज हैं वो अफेक्टेड होंगे। जो ब्रेन टिश्यूज इफेक्टेड होंगे तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होगा। इन्फ्लामेशन कॉज होने की वजह से वहाँ पे इंसेफ्लाइटिस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइप्स, तो यह मेनली 2 टाइप्स का होता है। पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि इसकी जो हमारी ब्रेन होती है और हमारी जो वर्टिब्रा होती है इसको इफेक्ट करता है, और सेकेंडरी में यह मेनली हमारे ब्रेन को ही इफेक्टेड करता है। ज़्यादातर यह ओल्ड एज पर्सन्स में, चिल्ड्रंस में, या जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनमें ज़्यादातर पाया जाता है, या फिर किसी को कोई अदर दिक्कत हो, जैसे HIV है। HIV भी हम होने की वजह से भी जो इम्यूनिटी पावर होती है बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो पर्सन को इंसेफ्लाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर किसी पर्सन को TB है, चिकन पॉक्स है या मीजल्स है, ये सब भी अगर हो तो उनको इंसेफ्लाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इन लोगों की में इम्यूनिटी पावर बहुत ही वीक रहती है। ओल्ड एज पर्सन में भी और चिल्ड्रन में भी लगभग वही होता है। तो जिनकी इम्यूनिटी पावर लो होती है उनमें ज़्यादातर इंसेफ्लाइटिस होने के भी चांस रहते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। हम पर्सन का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन करके हम उसके पास्ट के बारे में जान सकते हैं कि उससे ये दिक्कत कब से है और क्या क्या दिक्कत हो रही है, उसको कौन कौन से मतलब झटके आ रहे हैं, कि उसको नेचर उसका कैसा हो रहा है, उसको और क्या क्या दिक्कत हो रही है, बोलने में देखिए उसके फोटोफोबिया है या स्टिफनेस नेक हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम उसके कंडीशन के बारे में जान सकते हैं कि उसका वाइटल्स जान सकते हैं, उसको फीवर तो नहीं आ रहा है या उसको और क्या क्या दिक्कत हो रही है, उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है, ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। तीसरा यूरिन एग्जामिनेशन। हम यूरिन कल्चर करवा सकते हैं, जिससे हमें वायरस और बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट जैसे कि CBC है या अदर टेस्ट है, जिससे हम पर्सन के वायरस और बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। CT स्कैन करवा के हम ब्रेन की कंडीशन को जान सकते हैं। EEG जो होता है ये भी ब्रेन के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ठीक है, MRI वही है सेम। MRI से भी पता चल जाएगा कि अगर कोई ट्रॉमा इंजरी है तो वो हो सकता है, या ब्रेन की कंडीशन क्या है हम ये जान सकते हैं। तो CT और MRI जो है कंपलसरी एक तरफ से हो ही जाता है। और ब्रेन बायोप्सी, अगर हमें और डीपली जाना है तो हम ब्रेन की बायोप्सी भी करवा सकते हैं। और CSF एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, उसको हम लंबर पंचर के थ्रू निकाल कर, लंबर पंचर आप जानते हैं जो हमारी L3 L4 बोन होती है उसके बीच में हम वहाँ से जो है किसी कैथेटर से या निडल से हम CSF फ्लूइड को निकालते हैं, उसके बाद उसका कल्चर करते हैं। तो हम कैसे जान जाएंगे, CSF से कैसे पता चलता है कि पर्सन को इंसेफ्लाइटिस है। तो हम जब आप CSF कल्चर कराएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर तो यही होगा कि प्रोटीन और WBC जो होती है उनका लेवल बढ़ा हुआ होता है, मतलब वो इंक्रीज होते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज हो वो घटा हुआ रहेगा। इससे आप जान सकते हैं कि पर्सन में इंसेफ्लाइटिस की कंडीशन है। फिर आता है ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम क्या क्या देंगे, इसको हम 2 तरह से जान सकते हैं। जैसे कि हमने सिम्टम्स देखे थे उसके अकॉर्डिंग हम देंगे।
अगर पर्सन में वायरस है का बैक्टीरिया का असर है तो हम एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया से हो रहा है। वायरस है तो एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं। उसको सीजर्स आ रहे हैं, उसके कोई और दिक्कत हो रही है, ब्रेन से रिलेटेड ज़्यादा झटके वगैरह आ रहे हैं, कोमा में जा रहा है, सुपर नेचर का हो रहा है, तो हम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स दे सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। उसको फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो हम पर्सन को रिलैक्स करने के लिए सीडेटिव्स दे सकते हैं जिससे वो अच्छे से रेस्ट कर पाएगा। इसके अलावा हम इम्यूनाइजेशन भी पेशेंट का कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में है तो अगर बच्चों में हम इम्यूनाइजेशन कर देंगे तो इंसेफ्लाइटिस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हम प्रॉपर बेड रेस्ट देंगे, उसका हाइजीन मेंटेन करेंगे, उसका प्रॉपर वाइटल साइन चेक करते रहेंगे टाइमली, ताकि हमें उसके बारे में पता चलता रहे। उसको फ्लूइड यानी कि उसका इलेक्ट्रोलाइट्स हम बराबर चेक करते रहेंगे, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि ऐसा तो नहीं कि पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा हो। हम उसको साइकोथेरेपी दे सकते हैं। साइकोथेरेपी में जैसे हम उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जानकर उसको अगर हम साइकोथेरेपी देंगे तो वो रिलैक्स फील करेगा, है ना। पेशेंट को हम साथ रखेंगे, उसको क्लीन एंड काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसके बिहेवियर को देख के ऑब्जर्व करके उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे। उसको कोई भी इंजरी ना हो, ऐसा नहीं सीजर्स आ जाए, वो बेड से गिर जाए या तो उसको हम अच्छे से प्रोटेक्शन देंगे, अच्छे से उसको रखेंगे, उसको आइसोलेट रखेंगे ताकि अदर किसी पर्सन को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो पाए या उसके थ्रू किसी और पर्सन को दिक्कत ना हो पाए। इसके साथ साथ हम उसके साथ वालों को, और अगर पेशेंट सही है उस कंडीशन में सुनने का, तो हम उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे जिससे पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव हो, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेशेंट की पूरी कंडीशन इम्प्रूव हो पाए।